हेलो स्टूडेंट, आई एम कंचन एंड यू आर वाचिंग केएस क्लासेस। मैं आपके लिए जेआरएफ और नेट की सारी वीडियोस प्रोवाइड करूंगी जो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगी, जिससे आप एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे। आई होप आप सभी को मेरी वीडियो काफ़ी पसंद आएंगी और वो काफ़ी आपके लिए बेनिफिशियल होंगी। तो यहाँ पर मैं आपसे बात करती हूँ पश्चिमी विचारक कन्फ्यूशियस के बारे में। तो आप सभी को पता है हमारे कोर्स में कुछ पश्चिमी विचारक हैं और कुछ भारतीय विचारक हैं। हम इन्हें वन बाय वन स्टडी करेंगे और अगर आपको कहीं कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं या आप इंस्टाग्राम पर कमेंट या मैसेज कर सकते हैं। तो यहाँ हम बात करते हैं कन्फ्यूशियस के बारे में। तो कन्फ्यूशियस का जन्म 551 ईसा पूर्व नेक्सिन जियोन में हुआ, यानी ये चाइना के रहने वाले थे। वहाँ पर नेक्सिन जियोन में इनका जन्म हुआ। तो पहला क्वेश्चन आपका यहीं पे बन जाता है कि उनका जन्म कहाँ हुआ था और उनका पूरा नाम कॉन्ग क्यू कन्फ्यूशियस था। यहाँ हम बात करेंगे ये एक चाइनीज शिक्षक थे, राजनीतिक थे, साथ ही यह दार्शनिक थे। तो यहाँ हम इनकी बात करते हैं। सबसे पहले हम इनके परिवार के बारे में बात करते हैं। तो इनके पिता शू लियाग ही वो वहाँ के एक ज़िले के सेनापति थे, लेकिन जैसे ही कन्फ्यूशियस का जन्म हुआ 3 वर्ष बाद ही उनके पिता की मृत्यु हो गई। पिता की मृत्यु होते ही उनके परिवार को काफ़ी आर्थिक कठिनाइयों से गुजरना पड़ा। 5 वर्ष की अवस्था में ही विभिन्न खेलों के माध्यम से उनकी अभिरुचि दिखाई देती थी। कम उम्र में ही कन्फ्यूशियस ने अपनी नौकरी भी छोड़ दी, यानी कम उम्र में वो नौकरी करने लग गए और उन्हें अपनी नौकरी भी जल्द छोड़नी पड़ी। तभी उन्होंने शिक्षण का कार्य आरंभ कर दिया, यानी उन्होंने घर में ही एक विद्यालय खोला और विद्यार्थियों को शिक्षा देने लग गए। तो उन्होंने विद्यार्थियों को इतिहास, काव्य, नीतिशास्त्र की मौखिक शिक्षा दी है। एक आपका यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि उन्होंने किस विषय की शिक्षा दी। तो यहाँ इतिहास, काव्य और नीतिशास्त्र की मौखिक शिक्षा दी है। उन्होंने कोई भी शिक्षा लिखित रूप में नहीं दी। फिर उनकी 480 ईस्वी पूर्व में उनकी मृत्यु हो गई। तो इस तरह से ये था इनका जन्म का विवरण। अब यहाँ बात करते हैं उनकी रचनाएं। बुक ऑफ डॉक्यूमेंट्स, बुक ऑफ राइट्स, कन्फ्यूशियस सेज, क्लासिक ऑफ पोइट्री। यहाँ मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँ कि कन्फ्यूशियस ने अपनी जो रचनाएं हैं उन्हें लेखन कार्य नहीं किया, बल्कि बाद में उनके शिष्य, पुत्र आदि ने इनके लेखन कार्य को आगे बढ़ाया है। इनकी जो भी विचारधाराएं थी, जो भी विचार था, वो उनके लेखन में परिलक्षित होता है। तो इस तरह से उन्होंने अपने जीवन काल में कोई भी अपनी बुक्स नहीं लिखी। उनकी बुक्स को आगे उनके शिष्यों और पुत्र ने ही लिखा है। यहाँ हम बात करते हैं कन्फ्यूशियस का राजनीतिक धार्मिक जीवन किस तरह का था। तो 53 वर्ष की आयु में चीन का राज्य लू, वहाँ पर वो शासनकर्ता बने। बाद में मंत्री पद पे भी नियुक्त हुए। यहाँ पर बात करें, जब वह मंत्री पद पर थे तो वो दंड के स्थान पर मनुष्य के चरित्र को सुधारने पर ज़्यादा ध्यान देते थे। उनका यह मानना था कि दंड से किसी व्यक्ति को सुधारा नहीं जा सकता। तो कन्फ्यूशियस के जितने भी शिष्य हुए हैं उन्होंने उन्हें सत्य, प्रेम और न्याय की ही शिक्षा दी है। वे सदाचार पर बहुत बल देते थे। उनका यह मानना था कि आपको सभी लोगों के साथ वैसा व्यवहार करना चाहिए जैसा कि आप लोग अपने लिए चाहते हो। यानी आप नहीं चाहते कि कोई आपको मारे, तो आप भी कभी दूसरों को मत मारो। तो वो एक धर्म प्रचारक ही नहीं वरन एक सुधारक भी थे। इसका मतलब धर्म प्रचारक का मतलब यह नहीं कि वो ईश्वर के बारे में संदेश देते थे। उनका ये था कि किस तरह से सामाजिक और राजनीतिक जीवन को ठीक किया जा सकता है। लेकिन फिर भी बाद में कई लोग हैं जो उन्हें धार्मिक गुरु के रूप में पूजने लग गए थे। कन्फ्यूशियस के विचार आज भी चीन वासियों की शिक्षा के लिए पथ प्रदर्शक बने हुए हैं।
तो यहाँ पर मैं एक बात बताऊँ आपको कि कन्फ्यूशियस के समय में चीन में राजनीतिक अस्थिरता थी। यहाँ जो राजवंश थे, राजा महाराजा थे, उनकी स्थिति कमज़ोर थी, जिसके कारण चीन काफ़ी टुकड़ों में बँट चुका था। तो वो चीन के एकीकरण पर बल देते थे और इसी टाइम पीरियड में महावीर और बुद्ध जी की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार ज़्यादा मात्रा में हो रहा था और उनकी शिक्षाओं में देवताओं पर यानी भगवान को, ईश्वर को पूजने पर ज़्यादा बल दिया जाता था। जबकि कन्फ्यूशियस का कोई भी विचार धार्मिक नहीं रहा, ईश्वर के बारे में नहीं रहा। वह तो समाज में स्थिरता लाना चाहते थे और वो ज़्यादा देवी देवताओं के बारे में बात नहीं करते थे। उनका मानना था कि राजा है उसे किस तरह से होना चाहिए, एक अच्छा शासक है उसके क्या गुण होना चाहिए। तो इस तरह से हम उनके सामाजिक और राजनीतिक विचार आपने पढ़ लिए हैं। अब उनके हम सामाजिक और मानव संबंधी विचार पढ़ेंगे। सामाजिक विचारों के बारे में बात करते हैं। कन्फ्यूशियस के विचारों को कन्फ्यूशियसवाद कहा जाता है। इनके विचारों में हीगल की भी झलक मिलती है। हीगल जिन्होंने द्वंद्वात्मक पद्धति का विचार दिया था, बाद में कार्ल मार्क्स ने हीगल के द्वंद्वात्मक विचारों को लेकर द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की स्थापना की थी। तो यहाँ पर हम बात कर रहे, वो चीन का निर्माण करना चाहते थे और जो कन्फ्यूशियस थे वो एक आदर्श व्यवस्था यानी समाज में 4 वर्ण होने चाहिए, इस पर बल देते थे। लेकिन वे कट्टरपंथी नहीं थे। उनका ये मानना नहीं था कि वर्ण व्यवस्था के लिए कोई कठोर नियमों का उपयोग किया जाए। उनके नैतिक प्रधान चिंतन, तो उनके विचार जो नैतिकता थे, तो उनके लिए उनका यह मानना था कि शिक्षा सभी के लिए होनी चाहिए और समान होनी चाहिए। तो यहाँ पर वो अरस्तु के ही विचारों के प्रति निकट प्रतीत होते, क्योंकि अरस्तु का भी यही मानना था कि शिक्षा सभी को मिलनी चाहिए, लेकिन राजनीतिक, सामाजिक और प्रशासनिक अधिकार पुरुषों को प्राप्त होने चाहिए। और यही चीज़ अरस्तु ने अपने विचारों में प्रकट की है। अरस्तु भी राजनीतिक में महिलाओं को कोई भी अधिकार प्रदान नहीं करना चाहते थे। उसी तरह से जो कन्फ्यूशियस हैं वो भी राजनीतिक, सामाजिक और प्रशासनिक अधिकार सिर्फ पुरुषों तक ही सीमित रखना चाहते थे। और उनका यह मानना था कि मानव एक नैतिक प्राणी है और उसी नैतिकता को आधार में रखकर विकास किया जाना चाहिए। यानी उनका यह मानना था कि अगर समाज में राज्य द्वारा या राजा द्वारा शिक्षाएं नैतिक रूप में दी जाएंगी तो जितने भी नागरिक होंगे वो उसी के हिसाब से आचरण करेंगे और जिससे समाज में अराजकता नहीं होगी। और यही बात प्लेटो ने अपने रिपब्लिक में कही थी। और यहाँ पर एक चीज़ और बता दूँ कि वह मैकियावेली की तरह चीन को एक यूनिफाइड रॉयल स्टेट बनाना चाहते थे। एक क्वेश्चन आपका यहाँ बनता है, क्या कन्फ्यूशियस एक लोकतांत्रिक थे या नहीं? तो उन्हें लोकतांत्रिक प्रक्रिया में कोई विश्वास नहीं था। वह तो राजा को शक्तियाँ देना चाहते थे, यानी सद्गुणी राजा को सारी शक्तियाँ सौंपना चाहते थे। तो इसी तरह अगर हम बात करें कि जो कौटिल्य है, कौटिल्य ने भी राजा की शिक्षा और नैतिकता पर बल दिया था। वह भी राजा का शासन चाहते थे। और यहाँ पर कन्फ्यूशियस यह मानते थे कि सभी व्यक्ति इतने समर्थ नहीं होते कि वह सही निर्णय ले सकें। तो सभी इतने समान नहीं होते कि सभी को अधिकार समान रूप से दिया जा सके। तो कन्फ्यूशियस कहते थे कि समान अधिकार देने से लोगों का कभी भला नहीं हो सकता, इसीलिए वे सद्गुणी राजा को सारी शक्तियाँ सौंपना चाहते थे। और इन्होंने कुछ राजा के गुण भी बताए हैं कि उन्हें सच बोलना चाहिए और अगर राजा अच्छा नेतृत्व करेगा तो सभी व्यक्ति उसी के हिसाब से अनुसरण करेंगे। और उनका मानना था कि प्रजा और राजा के मध्य पिता और पुत्र का संबंध होता है। मानव संबंधित विचार, तो यहाँ पर उनका ये मानना था कि मानव स्वभाव से अच्छा होता है और व्यक्ति को सिखाया जा सकता है और उसको सिखाकर संपूर्ण बनाया जा सकता है। तो उनका यही मानना था कि मानव एक सामाजिक और नैतिक प्राणी है और उसे नैतिकता सिखाई जा सकती है।
नैतिक होने के लिए उन्होंने 5 चीज़ों पर बहुत बल दिया है कि ईमानदार रहना चाहिए, ज्ञान की तलाश करनी चाहिए, मन में दूसरों के लिए हित की भावना होनी चाहिए और व्यक्ति का न्यायप्रिय होना चाहिए, सभी परंपराओं का पालन करना चाहिए। तो इस तरह से उनकी मानव संबंधी कुछ विचारधाराएं थी कि मानव का स्वभाव किस प्रकार से होना चाहिए। लेकिन उनकी आलोचना भी कई विचारकों द्वारा हुई है। जिस तरह से हम कह सकते हैं कि इन्होंने लोकतांत्रिक और समानता का विरोध करना ठीक नहीं है, क्योंकि आज अगर हम देखें कि ज़्यादातर राज्यों ने यानी ज़्यादातर देशों ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया अपना रखी है और समानता आज सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर वे व्यक्ति को समान अधिकार नहीं देते, तो पुरुषों को ही वो प्रशासनिक और सामाजिक अधिकार देते हैं। तो यहाँ पर निष्कर्ष में कन्फ्यूशियस के विचार हैं, जब उस समय का समाज था तो उसके अनुकूल हैं, लेकिन कहीं उनकी विचारधाराएं सही भी हैं, क्योंकि वो नैतिक मानदंडों जिनकी आज बहुत ज़रूरत है उस पर बल दिया करते थे। आई होप आप सभी को मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आए तो आप प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। साथ ही अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम होती है, समझने में दिक्कत होती है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सजेशंस दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग KS क्लासेस।